नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विश्व वारदात तक के एक और नई कहानी के साथ। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज की कहानी शुरू करें उससे पहले जितने भी हमारे प्यारे भाई बहन साथी चैनल पर नए आए हैं या जो भी साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक, अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जुड़िए विश्व वारदात तक के इस छोटे से परिवार से। आते हैं आज की कहानी पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है मध्य प्रदेश के इंदौर की। इंदौर में एक जगह लगती है द्वारकापुरी। द्वारकापुरी से कुछ दूरी पर एक गांव है। उस गांव के कुछ लोग 17 फरवरी की सुबह, अभी कुछ लोगों की आंखें भी नहीं खुली थी, यानी कि लोग अभी भी सो रहे थे। और कुछ लोग उठ करके टहलने के लिए अपने घर से जब बाहर निकलते हैं, तो जब गांव से बाहर वह जाते हैं तो देखते हैं कि एक पुलिया के पास एक व्यक्ति गिरा हुआ है। दूर से तो उन्हें व्यक्ति गिरा हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन जब वह पास जाते हैं तो पास जाकर पुलिया के पास जब देखते हैं, अभी धीरे धीरे हल्का हल्का उजाला हो रहा था, यानी कि सुबह हो रही थी। सुबह करीब 5 बजे के आसपास का वक्त रहता है। जब लोग पहुंचते हैं तो देखते हैं कि व्यक्ति के सर पर चोट लगी है, काफी खून बहा है और उसके वहीं पर गमछे गिरे हुए हैं, चप्पल इधर उधर बिखरी हुई है, कुछ उसके सामान भी रहते हैं जो गिरा हुआ है और व्यक्ति मर चुका है। अब लोग उस व्यक्ति के लाश को देखकर हैरान रह जाते हैं कि आखिर इस तरह की घटना इसके साथ कैसे हुई होगी। अब व्यक्ति की जिस तरह से मौत देखने से लग रही थी, चोट के निशान थे, उस हिसाब से यही लग रहा था कि यह एक्सीडेंटल केस है। अब लोग फौरन ही पुलिस को फोन करते हैं। द्वारकापुरी की पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है और पहुंचकर व्यक्ति की शिनाख्त करती है। शिनाख्त करने के बाद उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और मामले को पोस्टमार्टम से पहले पुलिस भी एक्सीडेंटल केस समझकर उसको रफा दफा करना चाहती थी। लेकिन जैसे ही परिजनों को फोन किया जाता है, परिजन वहां पहुंचते हैं, तो परिजन भी यही मान रहे थे कि यह एक्सीडेंटल केस है। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासा होता है उससे पुलिस भी हैरान रह जाती है और जो पड़ोसी रहते, गांव वाले रहते, वह भी हैरान रह जाते। दरअसल उस व्यक्ति की मौत किसी एक्सीडेंट से नहीं, बल्कि उसके सर पर कई बार वार किए गए थे किसी भारी चीज से और उसका गला दबा करके हत्या किया गया था। अब जैसे पुलिस को यह पता चलता है कि यह तो केस हत्या का है, यह कोई एक्सीडेंटल केस नहीं है, पुलिस फौरन ही एफआईआर दर्ज करती है घर वालों के कहने पर और जांच पड़ताल में जुट जाती है। जांच पड़ताल जब पुलिस करती है तो पुलिस को एक ऐसा क्लू मिलता है कि अपराधी पकड़ा जाता है। और जब अपराधी से पूछताछ होती है तो अपराधी एक ऐसा सच बताता है जिससे पुलिस ही नहीं बल्कि आसपास के लोग भी, जो भी इस घटना को सुनते, वो हैरान रह जाते हैं। दरअसल कहानी की शुरुआत होती है आज से करीब 6-7 साल पहले। एक लड़का जिसका नाम रूप सिंह रहता है। रूप सिंह टेंट का व्यवसायी रहता है, यानी कि रजाई गद्दे का भी वह काम किया करता था। वह एक शादी में जाता है, वहां उसकी बुकिंग रहती है रजाई गद्दे की, तो रजाई गद्दा लेकर जाता है और करीब रात 11 बजे जब वह एक कमरे में रजाई गद्दा देने जाता है तो रूप सिंह भी काफी सुडौल शरीर का और काफी सुंदर रहता है। अब वह उस कमरे में जब रजाई लेकर जाता है तो उसमें देखता है कि उसमें एक अकेली लड़की है। जब वहां वो रजाई रखता है तो लड़की उससे पूछती है कि तुम कौन हो, तो वह बताता है कि मैं रजाई वाला हूं, मैं यहाँ काम करने आया हूं। तभी लड़की उससे बातचीत करने लगती है और मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। अब रजाई वाला जो रहता है रूप सिंह, उसको भी वह लड़की अच्छी लगने लगती है। अब धीरे धीरे पूरी रात रूप सिंह उस लड़की के इर्द गिर्द गुजारता है और लड़की भी पूरी रात, वहां दूल्हे दुल्हन की शादी हो रही थी और इधर जो लड़की रहती है उसका नाम पूजा रहता है। पूजा उस रूप सिंह के इर्द गिर्द ही अगल बगल घूमती रहती, कभी कुछ ना कुछ कमेंट किया करती, कुछ ना कुछ बातें किया करती। अब इससे लड़के का दिल जो है लड़की पूजा पर आ जाता है और पूजा भी बातों ही बातों में उस लड़के को, रूप सिंह को, दिल दे बैठती है। अब दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगते हैं और एक दूसरे का नंबर आदान प्रदान करते हैं। एक दूसरे का नंबर लेने के बाद अब अगले दिन लड़की वहां से अपने घर चली जाती है और रूप सिंह अपना रजाई गद्दा लेकर अपने टेंट हाउस चला जाता है। अब कुछ दिनों बाद जब रूप सिंह उस नंबर पर डायल करता है तो नंबर बंद आता है। फिर जब लड़की फोन करती है पूजा, तो रूप सिंह नंबर सेव करके रखता है। जैसे ही वह देखता है कि पूजा का कॉल है
तो अपना सारा काम छोड़कर एक कोने में जाकर उस लड़की से बातचीत करने लगता है। उस लड़की से जब बातचीत करने लगता है तो पूजा कहती है कि क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आई, तुमने एक बार भी फोन करने की भी नहीं सोची। तो रूप सिंह कहता है मैंने फोन किया था लेकिन तुम्हारा फोन बंद आ रहा था। अब लड़की भी बातचीत करने लगती है, दोनों एक दूसरे से बातचीत में खो जाते हैं। इसी बीच अब जो पूजा रहती है वो मिलने के लिए रूप सिंह को बुलाती है। रूप सिंह पूजा से कहता है कि मैं तुम्हारे गांव तो नहीं आ सकता लेकिन गांव के बाहर जो स्कूल है वहां मैं आ सकता हूँ। अब पूजा किसी काम के बहाने से उस स्कूल पर जाती है और रूप सिंह भी वहां निकलता है, स्कूल पर पहुंचता है और दोनों की मुलाकात होती है, दोनों बातचीत करते हैं। फिर कुछ दिन बाद रूप सिंह का जन्मदिन रहता है तो रूप सिंह कहता है आज मेरा जन्मदिन है और मैं चाहता हूं कि मैं अपना जन्मदिन तुम्हारे साथ मनाऊं। फिर वह उस पूजा को लेकर उसी स्कूल से एक मार्केट में जाता है, वहां बैठकर दोनों रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं। फिर वह पूजा को अपने पूजा के गांव तक छोड़कर वहां से अपने घर चला जाता है। अब आए दिन दोनों का प्यार का सिलसिला जारी रहता है। कुछ दिनों बाद जो लड़की रहती है वह अपने घर बताती है कि मैं एक लड़के को प्यार करती हूँ जिसका नाम है रूप सिंह। अब घर वाले सुनते हैं कि लड़का जो है, लड़की सारी चीज अपने घर वालों को बताती है कि लड़का टेंट का काम करता है, टेंट का व्यवसायी है। अब घर वालों को अच्छा नहीं लगता है कि लड़का टेंट का काम करता है, लेकिन अब लड़की की जिद रहती है कि मैं शादी करूंगी तो उसी से करूंगी वरना मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। अब घर वाले भला अपनी लड़की की जिद को अब कैसे टाल सकते हैं। वह अब कुछ परेशानियों का सामना करते हुए लड़की के जिद के आगे फेल मार जाते हैं और लड़की की बातों को स्वीकार कर लेते हैं। अब लड़की के पिता जो है रूप सिंह के घर जाते हैं, रूप सिंह के घर बातचीत करते हैं तो लड़की बेहद खूबसूरत रहती है, रूप सिंह के घर वालों को तो पसंद आ जाती है। बात जब लड़के की आती है तो दरअसल घर वालों को यह पता नहीं रहता है कि रूप सिंह भी उस लड़की से मोहब्बत करता है। बातों ही बातों में लड़की का पिता कहता है कि आपका लड़का भी लड़की को बेहद पसंद करता है। और जैसे ही यह बात रूप सिंह के पिता सुनते हैं वो हैरान रह जाते हैं। फिर सारी बात उनको पता चलती है, वो लड़के को बुलाकर सारी बात पूछते हैं। लड़का कहता है पिताजी मैं उस लड़की से बेहद मोहब्बत करता हूँ और हमारी मुलाकात एक शादी में मैं जब टेंट का सामान लेकर गया था उसी समय हुई थी और तभी से मैं उस लड़की को जानता हूँ और बेहद प्यार करता हूँ। अब दोनों घर वाले तैयार होते हैं, रूप सिंह और पूजा के घर वाले दोनों परिवार मिलकर लड़की की शादी कर देते हैं। लड़के की शादी हो जाती है। वह अपनी पत्नी को घर लेकर आता है, घर को सजाया जाता है। घर में जब शाम होती है तो वह अपने प्रेमिका के साथ सुहागरात मनाता है। फिर कुछ दिनों बाद वह लेकर पूजा को हनीमून के लिए चला जाता है। जब वह लौटता है तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। इसी बीच वह काम के दौरान ही अब धीरे धीरे अपने कुछ नए साथियों को टेंट में रखता है, काम करने लगता है। और वह साथी उसके ऐसे रहते हैं जो थोड़े नशेड़ी रहते हैं, उन्हें नशे की आदत रहती है, शराब की आदत रहती है। अब धीरे धीरे समय बीतता जाता है, कई साल गुजर जाते हैं और रूप सिंह को अपने दोस्तों के साथ काम करते करते नशे की आदत हो जाती है। अब वह दारू पीने लगता है, शराब पीकर वह अक्सर घर जाने लगता है। अब इसी बीच एक दिन वह शराब पीकर घर जाता है तो घर जाकर अपनी पत्नी पूजा से बातचीत करने लगता है। तो पूजा कहती है तुम आज फिर दारू पीकर आए हो, पहले मैंने सोचा कि शायद तुमने गलती से पी होगी लेकिन अब तुम्हारी आदत बन चुकी है। क्या तुमने इसी दिन के लिए मुझसे मोहब्बत की थी, इसी दिन के लिए मुझसे शादी की थी? तभी रूप सिंह गुस्से में आता है और अपनी पत्नी को पीटने लगता है। वह कहता है मैं तुम्हारा बधुआ मजदूर नहीं हूं कि मैं तुम्हें ऐसे ही जो तुम कहोगी वही मैं करूंगा। अब पूजा रोने लगती है, उसे गुस्सा आ जाता है, फिर वह झगड़ा करने लगती है। फिर जब सुबह होती है, नशा टूटता है तो रूप सिंह पत्नी के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगता है। वह कहता है मुझसे गलती हो गई, अब फिर दोबारा ऐसा काम नहीं करूंगा। धीरे धीरे फिर कुछ दिन वह नशे को छोड़ता है, लेकिन फिर कुछ दिन बाद उसके जो साथी रहते हैं उनके साथ मिलकर फिर वह शराब पीने लगता है। अब वह इस कदर शराब पीकर घर आता था तो वह चल भी नहीं पाता था, ना ही बोल पाता था। जब नशा टूटता था तो वह पूजा से फिर माफी मांग लेता था। अब एक दिन पूजा इस कदर झगड़ा करती है और उसकी पिटाई भी करती है। दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ हाथापाई करते हैं। फिर कुछ दिनों तक रूप सिंह घर नहीं आता है। इसी बीच एक रूप सिंह का भांजा रहता है जो उसी द्वारिकापुरी के एक शराब के ठेके पर काम करने के लिए आता है। वही वह काम करने लगता है और काम करते करते अब वो एक दिन अपने मामा के घर आता है। जब मामा के घर आता है तो अपने मामी से बैठकर बातचीत करने लगता है।
जब बातचीत करने लगता है बात धीरे धीरे आगे बढ़ती है। अब मामी की भी जो उसकी उम्र रहती है वो अभी 24 साल से 25 साल रहती है, और जो लड़का रहता है उसका नाम शुभम रहता है। शुभम की उम्र भी वही 24 से 25 साल ही रहती है, और दोनों ही हम उम्र रहते हैं, बातचीत करने लगते हैं। इसी बीच जब वह अपने मामी से पूछता है कि मामी अभी तक कोई बच्चे नहीं है, आखिर ऐसा क्या है, मामी रोने लगती है और रोते हुए उसकी मामी पूजा शुभम को सारी बात बताती है, और रोते रोते शुभम की बाहों में चली जाती है, यानी कि उसे गले लगा लेती है। और शुभम भी अपनी मामी को गले लगा लेता है और कहता है मामी कोई बात नहीं है, समय है, सब कुछ सही हो जाएगा, धैर्य रखो और कहीं ना कहीं मामा का इलाज कराओ, शराब नशा छुड़ाने की कोई दवा दो, किसी को दिखाओ ताकि वह सुधर जाए। अब वह सुधरने का नाम नहीं ले रहे थे। अब इसी बीच जो भांजा रहता है रूप सिंह के बहन का जो लड़का रहता है, वह अब धीरे धीरे मामी से चैटिंग शुरू कर देता है, बातचीत करने लगता है। हर हफ्ते वह मामी से मिलने के लिए घर आता, मामी के साथ बातचीत करता। मामी भी पूजा भी उसकी कहती कि ठीक है, तुम जब भी समय मिले घर आया करो, इनको तो कोई फुर्सत है नहीं कि मेरे साथ समय व्यतीत करें, तुम ही आया करो, बातचीत करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है जब तुम आते हो। अब भांजा भी जब मामी बुलाती है तो जो खूबसूरत मामी रहती है उसकी पूजा, अब धीरे धीरे बातचीत करते करते दोनों की मामी और भांजे की ऐसी दोस्ती हो जाती है कि दोस्ती अब धीरे धीरे चैट करते करते रात को 12 बजे 1 बजे घंटों चैट करते करते दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं, दिल लगा बैठते हैं। अब बात धीरे धीरे आगे बढ़ती है। एक दिन जब घर पर उसकी मामी कुछ बनाती है तो अपने भांजे को फोन करती है और कहती है कि आज मैं कुछ बना रही हूँ, तुम चले आओ। तो भांजा पूछता है कि आने में मुझे 11 बज जाएंगे, क्योंकि रात 10 से 11 बजे तक मेरा ठेका बंद होगा। तभी मामी कहती है कि क्या मेरे लिए तुम आज जल्दी नहीं आ सकते हो। अब भांजा दुकान बंद कर जल्दी वहां से अपने मामा के घर जाता है, और जाने के बाद मामी के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। तभी उसका पति रूप सिंह आ जाता है और वह बेहद नशे में रहता है। अब वह अपने भांजे को और अपनी पत्नी को एक साथ देखता है तो उसे गुस्सा आ जाती है, वह झगड़ा करने लगता है। झगड़ा करने के बाद जब वह सो जाता है तो उसका जो भांजा रहता है वो अपने मामी के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने लगता है, दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने लगते हैं। इसी बीच रूप सिंह की जब आंखें खुलती है तो वह देखता है कि उसकी पत्नी उसके भांजे की बाहों में है। अब वह बर्दाश्त नहीं कर पाता है और झगड़ा करने लगता है। फिर वहां पर किसी तरह से उसकी पत्नी अपने पति को समझाती है, उल्टे सीधे चीजें भी बोलती है कि तुम दारूबाज हो, तुम्हें कोई फुर्सत नहीं है, मैं जो मन में आएगा वो करूंगी, तुमसे क्या मतलब है। अब रूप सिंह को बुरा लगता है और रूप सिंह वहां से चला जाता है। अब 17 फरवरी की रात को रूप सिंह पूरी बोतल खत्म करने के बाद दारू के नशे में घर आता है, और घर आकर अपनी पत्नी पूजा से झगड़ा करने लगता है। और वह कहता है कि तुम जो कर रही हो वह सही नहीं है, मेरे रहते तुम मेरे भांजे के साथ ही तुम शारीरिक संबंध बना रही हो, नाजायज संबंधों में जुड़ी हुई हो। पूजा भी उसको समझाने की कोशिश करती है। वह कहती है तुम्हें जो करना है कर लो, आज तक तुम्हारी वजह से मैं ऐसे ही बैठी हुई हूँ, क्या तुम मेरी सुनते हो, मैं भी तुम्हारी नहीं सुनूंगी। इसी बीच झगड़ा इस कदर बढ़ जाता है कि पूजा फोन कर अपने प्रेमी शुभम को फोन करती है और बुलाती है। शुभम जैसे ही घर पहुंचता है अपने मामी के घर, वैसे ही उसका मामा उसे देखते ही आग बबूला हो जाता है और उससे झगड़ा करने लगता है। अब झगड़ा इस कदर बढ़ जाती है कि जो उसकी मामी रहती है वह शुभम से कहती है कि आज इसका काम तमाम कर दो, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ, मैं तुम्हें अपना पति मान बैठी हूँ। जैसे रूप सिंह यह बात सुनता है वह पूजा को थप्पड़ मारता है, लेकिन इसी बीच जो उसका आशिक रहता है शुभम फौरन ही अपने ही मामा को पटक कर जमीन पर कुछ कपड़े मुंह में ठूस देता है, और उसके बाद उसका गला दबाकर हत्या कर देता है। और जो उसकी मामी रहती है वो एक बेट उठाती है, बेट से उसके सर पर, अपने पति के सर पर कई बार वार कर देती है, जिससे उसका सर भी फट जाता है। अब खून बहने लगता है। तभी जो उसकी मामी रहती है एक प्लास्टिक लेकर आती है और कहती है इस प्लास्टिक को पूरे जो सर है उसको बांध दो जहाँ पे चोट लगी है, ताकि इसे पता ना चल सके, किसी को पता ना चल सके, कहीं खून ना गिरे, किसी को कोई सबूत ना मिले। अब दोनों प्लान बनाते हैं। प्लान के तहत शुभम अपने दोस्तों को फोन करता है, उसके दोस्त भी आते हैं और बॉडी को घसीटते हुए ले जाकर द्वारकापुरी से कुछ दूरी पर एक पुलिया के पास
फेंक देते हैं, फेंक कर अपने अपने घर चले जाते हैं। पुलिस को जब लाश मिलती है, पुलिस जांच पड़ताल करती है, तो पुलिस को शक होता है, तो पुलिस दोनों की कॉल डिटेल्स निकालती है, रूप सिंह की और उसकी पत्नी की। जब पत्नी की कॉल डिटेल्स निकलती है तो पता चलता है कि पत्नी आए दिन किसी व्यक्ति के साथ 24 घंटे बातें करती रहती है, किसी से चैट भी करती रहती है। अब पुलिस पूजा की मोबाइल लेकर तलाश करती है तो उसमें कई ऐसे अश्लील चैट रहते हैं, अश्लील वीडियोस फोटोज रहती है, जिसको देखने के बाद पुलिस समझ जाती है कि हो ना हो यह कत्ल उसकी पत्नी ने ही किया है। लेकिन यह अकेले की बात नहीं है। अब पुलिस उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर जब पूछताछ करने लगती है तो उसकी पत्नी टूट जाती है, रोने लगती है और कहती है कि मैं और रूप सिंह के भांजे ने मिलकर इसका कत्ल किया है और हम दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते हैं और यह आए दिन मुझ पर हाथ उठाता था, झगड़ा करता था, आए दिन नशे में आता था। इसको पता ही नहीं चलता था कि वो अपनी पत्नी से बात कर रहा है या फिर किसी रखैल से बात कर रहा है। अब पुलिस इस बात को जब सुनती है तो हैरान रह जाती है। अब न्यूज मीडिया के माध्यम से जो भी साथी इसको सुनते, सभी लोग हैरान रहते, विश्वास नहीं हो रहा था लोगों को। लेकिन अक्सर कहा जाता है कि नशा शराब का हो या शबाब का हो, लेकर अपने आप को ही डूबता है। बर्बादी अपने परिवार की ही होती है, खुद की ही होती है। दरअसल पुलिस मामी और भांजे और उसके जो 4 साथी रहते हैं उन्हें गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। दरअसल इस कहानी, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, सावधान करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है जिनके नाम हैं बलराम पाल जी हैं, फतेहपुर के रहने वाले हैं। गुरुदयाल सिंह जी हैं, झुंझुनू राजस्थान के रहने वाले हैं। दशरथ गहलोत हैं, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। राजू भाई हैं अम्बाला से। चाँद मोहम्मद भाई हैं, चौब सिंह भारती हैं, लोक दल बदायूं यूपी से। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना प्यार सपोर्ट देते हैं, हमारी कहानी को डेली सुनते भी हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सभी साथी शेयर भी करते हैं। आज की कहानी आप सभी साथियों को कैसी लगी कमेंट कर अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, नमस्कार।